हर कैंप को काफ़ी प्लानिंग और रिसर्च की ज़रूरत होती है और प्लानिंग और रिसर्च को एक वाटरिंग होल की। हमारा वाटरिंग होल स्वस्तिक गार्डन बार एंड रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो कैंप नंबर 12 के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और ये रियल मदर ऑफ ऑल कैंप्स बना। शुरू में हमेशा की तरह बहुत कैंडिडेट्स थे, लेकिन चलते चलते 4 ही बच गए। कैंप नंबर 12 मेलघाट के लिए प्लान हुआ। मेलघाट जहां हम पहले एक रात के लिए रुके थे और सुबह हाइना से सामना हुआ था। सतीश भी एक बार मेलघाट गया हुआ था और इन दिनों मेलघाट न्यूज़ में भी बहुत था, गलत कारणों से। वहाँ काफ़ी सारे छोटे बच्चे भूख से मर रहे थे। मेलघाट नॉर्थ महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और उसका टोटल एरिया करीब करीब 1600 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें के 308 स्क्वायर किलोमीटर कोर फॉरेस्ट है। मेलघाट उस वक्त तक महाराष्ट्र का एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक रिजर्व था। तो हुआ यूं कि 1972 में के.एस. सांखला, जो राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हुआ करते थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द वैनिशिंग इंडियन टाइगर। इस आर्टिकल ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत प्रभावित किया और एज ए फॉलो अप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के गाय मॉन्टफोर्ट भी पीएम से मिलने आए और प्रोजेक्ट टाइगर का जन्म हुआ। उस वक्त 9 सेंचुरीज आइडेंटिफाई हुई: मानस, पलामू, सिमलीपाल, कॉर्बेट, रणथंबोर, कान्हा, बांदीपुर, सुंदरबंस और मेलघाट। और मेलघाट की स्थापना में पीएम इंदिरा गांधी जी कोलकाज में खुद आकर रुकी भी थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने $1 मिलियन दिए प्रोजेक्ट टाइगर के लिए और केंद्र सरकार ने 40 करोड़ रुपए लगाए। मेलघाट की टाइगर पॉपुलेशन 1987 सेंसस के अनुसार 87 प्लस माइनस 10% थी। छोटे प्रेडेटर्स में लेपर्ड, वाइल्ड डॉग्स, हाइनास और वुल्व्स भी हैं। इसके अलावा स्लॉथ बेयर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। प्रे बेस में चित्तल, सांबर, बार्किंग डियर, नीलगाय, वाइल्ड बोर, बाइसन ऐसे कई जानवर भरपूर मात्रा में हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में एक पहचान निकली और हम हो गए जी तैयार। इस कैंप के लिए एक सेकंड हैंड जिप्सी खरीदी गई, जिसमें कि हमने ब्रिजस्टोन के कुछ टायर रिफिट करवाए, एक सर्चलाइट लगवाई और एक एयर हॉर्न भी फिट करवाया और अपने खास सुलेमान भाई से गाड़ी को सर्विस भी करा लिया ट्रिप के लिए। सारी तैयारी के साथ 23 दिसंबर को 11 दिन के कैंप नंबर 12 के लिए हम निकल पड़े। हमारा डेस्टिनेशन था परातवाड़ा, हेडक्वार्टर्स प्रोजेक्ट टाइगर महाराष्ट्र। परातवाड़ा को अचलपुर भी कहते हैं और ये बॉम्बे से करीब करीब 800-900 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जितनी जल्दी हो सके पहुंचने के लिए हम विदाउट हॉल्ट्स सीधे नासिक पहुंच गए। वहां पांडव लेनी के नीचे रुक के फिर से हमने ग्रेवी चिकन और चपाती का नाश्ता किया। नाश्ता करके निकले तो मालेगांव होते हुए धुलिया और धुलिया से NH6 जो कलकत्ता जाता है उस पर मुड़ गए। पहला हॉल्ट लिया करीब 30 किलोमीटर दूर, पारोला एक गांव पड़ता है, वहाँ पे 30 लीटर डीजल डलवाया और चल पड़े। थोड़ी गर्मी लग रही थी तो कुछ बियर शेयर भी पी ली और 23 किलोमीटर बाद एरंडोल एक सरदार जी के ढाबे पे खाना खाने रुक गए। खाने के बाद सरदार जी ने खीर भी खिलाई बढ़िया सी। आगे चले तो इदलाबाद, जिसका अब नाम मुक्ताई नगर हो गया है, इदलाबाद और मलकापुर के बीच करीब करीब 31 किलोमीटर तक बहुत ख़राब सड़क मिली, तो स्पीड हमारी काफ़ी स्लो हो गई। मलकापुर क्रॉस किया, एक बहुत रिमोट से ढाबे पे खाना खाने बैठ गए। रम की बोतल भी खुली, ठंड का मज़ा भी आ रहा था। सरदार जी जो ढाबे के मालिक थे, वो अपने एक वेटर को समझा रहे थे कि कोई ट्रक आके रुके तो जाकर ड्राइवर को पानी पिला दिया कर। लेकिन ये समझाने के लिए उन्होंने 16 दफ़े बैन चोद का इस्तेमाल किया। कैंप 12 में ये हमारा तकिया कलाम बन गया।
डिनर खा के कुछ देर गाड़ी चलाते रहे, सरदार जी को याद करते रहे और फिर एक छोटे से गांव नंदूरा में रात के लिए रुक गए। नंदूरा का सर्किट हाउस बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है, एकदम नदी किनारे, और रात का किराया भी बहुत रिजनेबल है, 50 रुपये। रूम तो चौकीदार ने दे दिया, लेकिन वहाँ कुछ लोकल लोगों की ड्रिंक पार्टी चल रही थी और हमें कुछ देर रुकना पड़ा। उस रूम के यूज़ के लिए उस बंदे ने चौकीदार को 2 रुपये दिए, सिर्फ 2। खैर, हम थक गए थे और ज़्यादा बातचीत किए बिना गुड नाइट करके सो गए। सुबह चौकीदार को ही दौड़ाया चाय के लिए, और चाय पीने के बाद सब अपने अपने डब्बे लेके नदी की तरफ हो गए हल्के होने के लिए। वापस आए, पैक किया और अगले स्टॉप की तरफ निकल गए। अगले स्टॉप यानी खामगांव। खामगांव पहुंचकर भी हमने 20 लीटर डीजल भरवाया। अब तक का हमारा टोटल सफ़र हो चुका था 597 किलोमीटर्स का। वहाँ मैंने एक गाय को भी कुछ खिला दिया, क्योंकि आज मेरे डैड की चौथी बरसी थी। वहाँ से 1 किलो का गैस सिलेंडर भी लिया और कुछ थोड़ा बहुत हमने भी खा लिया। खामगांव से आगे बढ़ते हुए शेगांव पहुँचे। यहाँ हमें NH6 छोड़ के अंदर की सड़कों पे हो लेना था। मंदिर के पास हमेशा की तरह काफ़ी भीड़ थी, फिर भी वहीं एक छोटे होटल में बैठ के आलू पराठे और दही का लंच किया। इसके बाद हम निकले अकोट और आगे परतवाड़ा। रास्ते में अपने पुराने फार्मर दोस्त के यहाँ भी रुके, जिसने हमें संतरे दिए थे, लेकिन उसके यहाँ उस दिन कोई नहीं मिला। परतवाड़ा पहुँच के हम सीधे चले गए प्रोजेक्ट टाइगर के ऑफिस। हमें मिलना था एक डेप्यूटी डायरेक्टर श्री BR खैरे से। हम पूछताछ करके सीधे उनके घर चले गए। साहब उस वक्त खाना खा रहे थे और हमें आदेश दिया कि मेरे दफ्तर में जाकर बैठ जाएं और इंतज़ार करें। और इंतज़ार उन्होंने खूब करवाया। पूरे 2.5 घंटे बाद पधारे। उनको देखकर ही पता चल रहा था कि हिंदुस्तान में टाइगर क्यों कम हो रहे हैं। ये बंदा कहीं से भी फॉरेस्टर नहीं लगता था, किसी छोटी मोटी कंपनी का क्लर्क था। काम में भी कोई इंथुजियाज्म और दिलचस्पी नहीं दिख रही थी, और साहब का मूड भी खराब था। शायद आज बीवी ने खाना ठीक नहीं बनाया होगा। उसके चेहरे पे शिकन थी कि साले ये लोग क्यों आ गए। काफ़ी देर तक हम उसे अपने शौक और अपने बारे में समझाते रहे। सतीश बेचारा पूरी अपनी माउंटेनियरिंग और वर्ल्ड साइकिलिंग टूर की दास्तान सुनाता रहा, फोटो दिखाता रहा, लेटर्स दिखाता रहा, लेकिन जनाब के कान ही कुछ उल्टे थे। अंत में साहब ने हमको सिर्फ एक लेटर दिया अपने स्टाफ के लिए कि हमें फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की सहूलियत दी जाए, वो भी अगर खाली हो तो। ये उनका तोहफा लेके हमने भी शुक्र किया कि दफ्तर से बाहर निकले। गांव से सब राशन पानी भरवाया और निकल लिए सिमाड़ो की तरफ। क्योंकि इस बंदे ने हमारा इतना टाइम खराब कर दिया, जब तक हम सिमाड़ो पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। जैसे ही सिमाड़ो का फॉरेस्ट बैरियर क्रॉस करो तो बाईं तरफ एक सिंधी बंदा है, श्यामलाल, उसकी दुकान पड़ती है। वो एक व्हीलर डीलर टाइप का आदमी है, कुछ भी मैनेज कर सकता है उसको अगर प्राइस मिल जाए तो। है बड़ा एंटरप्राइजिंग, और हमें उसने याद रखा प्रीवियस विजिट से। वहाँ हम रुके, उसको एक हेलो हाय करने के लिए, कुछ चाय पी, और उसके यहाँ पेड़े बहुत अच्छे मिलते हैं वो भी खाए। इसके बाद हम सिमाड़ो कैंप पहुँचे। वहाँ हमारे RFO निकम साहब अभी भी थे। खैर, इस बार हमने टेंट नहीं लिया, हमने एक कॉटेज ले ली वहाँ पे। तो निकम साहब ने हमको वो लॉग हट नंबर 1, जिसका नाम था मंदार, वो अलॉट कर दिया। एक बार हम सेटल हो गए, फ्रेश अप हो गए, उसके बाद हमने कहा कि चलो कोलकास चलते हैं और वहीं श्यामलाल के लड़के की कैंटीन है, वहीं खाना खाएंगे। कोलकास सिमाड़ो से करीब 10 किलोमीटर और आगे है, और हम लोग गाड़ी में बैठ के उस तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर गए, लेकिन माइंड चेंज हो गया। सुनील ने बोला नहीं नहीं वापस चलते हैं यार, खाना मैं ही बनाऊंगा। तो फिर हम वापस आए। सुनील ने बहुत बढ़िया चिकन ग्रेवी बनाई हमारे लिए, और हमारे पास कुछ प्री कुक्ड फूड था इस वक्त। तो एक दाल का डब्बा खोला, वो भी गरम करके
साथ में हमने एक खाना खाया और इसके बाद करीब 12:30 बजे हमारा खाना वाना हो गया। थके हुए थे हम और खैरे की बहुत तारीफ कर रहे थे अपनी ज़बान में। उसके बाद हम गुड नाइट करके सो गए। जंगल का एक अपना रिदम होता है, अपना टाइम टेबल। तो अपनी सुबह से उसने हमें उठा दिया करीब 6 बजे। हम चारों को रेडी होने में करीब 1 घंटा लगा और इतने में निकम साहब आ गए। निगम उस नाअहल खैरे से कई गुना हेल्पफुल था। सारी बातचीत के बाद उसने एक हमारे लिए एक गाइड बुला भेजा। ऐसे मिले हम जाजू से। जाजू कद में 5 फुट 3, रंग थोड़ा काला, शरीर पतला दुबला, रहने वाला सिमाड़ो का और कुछ देर पहले तक एक फॉरेस्ट ट्रैकर की नौकरी किया करता था। उसके पास एक छोटा सा स्लिंग बैग था जिसमें एक कपड़े का चेंज, एक ब्लैंकेट, कंधे पे एक एक्स जो जंगल में सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। निकम और जाजू ने मिलके हमारा अगले 7 दिनों का प्लान बनाया। बेसिक आइडिया ये था कि सिमाड़ो से नॉर्थ बाउंड निकलते माखला, चुनखेड़ी, जरीदा इस तरफ, वहाँ से फिर वेस्टवर्ड चले जाएंगे चौराकुंड की तरफ, उधर से साउथ होकर हरिसल आ जाएंगे। हरिसल एक छोटा सा टाउन है, वहाँ गाड़ी की भी रिफ्यूलिंग हो जाएगी और हमारे रेशंस भी हम रिफ़िल कर लेंगे। आगे फिर बढ़ते हुए ढाकना जाएंगे, वहाँ से कोर में घुसेंगे। फाइनली जब बाहर निकलेंगे तो लास्ट नाइट कोलकाज आके रुकेंगे। प्लान ये बना। तो कैंपस में ही नाश्ता करके हम 10:30 बजे सिमाड़ो से निकले। उस समय हमारी माइलेज 793 किलोमीटर्स बता रही थी घर से। सिमाड़ो से निकलकर कुछ 2-3 किलोमीटर तक हमें टार रोड मिली और फिर उसके बाद सब जंगल ट्रैक्स। सेंट्रल इंडिया के जितने भी जंगल हैं वो ड्राई डेसिडुअस, मेनली टीक फॉरेस्ट हैं। ड्राई डेसिडुअस माने ड्राई सीजन में वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं और काफ़ी बेर से हो जाते हैं और फिर बरसातों के बाद नए पत्ते वापस से उगते हैं। मेलघाट का टेरेन पूरा स्मॉल हिल्स से डॉटेड है। उसका मतलब कि रास्ते जो थे वो कर्व होते होते छोटे छोटे घाट पर चढ़ते हैं और फिर जैसे ही ऊपर पीक पे पहुंचो तो टर्न लगा के फिर नीचे उतरो, फिर इसी तरह कर्व होते होते कस्प आता है जहाँ 2 पहाड़ मिलते हैं। कस्प में मोस्टली छोटी छोटी स्प्रिंग्स या स्ट्रीम्स पानी की बहती रहती हैं और घड़ी घड़ी इन्हें क्रॉस करना पड़ता है। वहाँ पत्थर होते हैं। उस साल वैसे भी नवंबर एंड तक बारिश होती रही तो फॉरेस्ट में पानी बहुत था। फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट ट्रैक्स का नेटवर्क होता है वो भी हर साल बरसातों में धुल जाता है और सितंबर अक्टूबर में फिर उन्हें बनाना पड़ता है, दुरुस्त करना पड़ता है। उस साल अभी तक रोड्स का काम शुरू ही नहीं हुआ था तो ग्रास की सब ओवर ग्रोथ थी हर जगह और कई जगह रास्ता दिखता ही नहीं था। जाजू उतर के पेड़ों को चेक करता था और फिर हमें गाइड करता था कि इस तरफ से जाना है। जाजू भी हमारी तरह एक जोकर ही निकला। उसकी आदत थी वो पूरी बात सुने बगैर ही पहले ही आए ऐसे पूछ लेता था। तो सिमाडो और माखला के बीच हमने बैठकर रोड पर ही चाय बनाई और पी और फिर आगे चले। माखला हम पहुंचे करीब करीब 12:30 बजे तक। ये एक बहुत छोटा आदिवासी पाड़ा है। गांव में एक रूम में स्कूल भी बना हुआ था, उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। गांव के बाहर हमने कुछ आदिवासियों के मंदिर देखे हैं। ये लकड़ी में से कार्व्ड 1.5-2 फुट के छोटे छोटे मंदिर हैं और माखला के इन टाइनी मंदिरों में अंदर कुछ घोड़े पे बैठे हुए घुड़सवार व्यक्ति भी थे। ये सब देख के बहुत प्रसन्नता हुई, कुछ फोटोग्राफी की और फिर हम चले चुनखेड़ी की तरफ जहाँ हमें रात रुकना था। चुनखेड़ी हम पहुँचे करीब 2:30 बजे। चुनखेड़ी पहुँच के सतीश गया आरएफओ के घर रेस्ट हाउस की अरेंजमेंट के लिए और हम 3 गांव में घूमने लगे। गांव अच्छे साइज का था लेकिन वहाँ के बच्चे और औरतें
हमसे शर्मा रही थी और आदमी सोच रहे थे कि ये कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आ गए। सिमाडो छोड़ने के बाद किसी भी गांव में पावर नहीं मिला देखने को। सबके सब केरोसिन लैंप पर ही गुजारा करते थे। चुनखेड़ी भी ऐसा ही था। वहाँ की एक छोटी दुकान से हमने बिस्किट्स और ये टॉफ़ियाँ खरीदी, खूब सारी, ताकि हर गांव में बच्चों को बांटते रहें। चुनखेड़ी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर था। ये भी ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ था। इन रेस्ट हाउसेस की सीलिंग्स 16 फुट ऊंची होती हैं और रूम का साइज़ इतना बड़ा होता है कि उसमें आराम से 10-12 आदमी सो सकते हैं। रेस्ट हाउस को मैनेज कर रहा था एक लड़का जिसका नाम था साई जी। काफ़ी अच्छा लड़का था, खाना बनाने में और बर्तन वगैरह धोने के लिए काफ़ी उसने मेहनत की। पानी भी बेचारा दूर से एक नदी थी, वहाँ से बाल्टी में भर के लाता रहा। दोपहर को हमने वहीं पे दाल राइस बनाया और यही हमारा लंच था। लेकिन शाम के लिए सोचा चिकन बनाया जाए, लेकिन चुनखेड़ी में एक भी फैमिली के पास चिकन्स नहीं थे। हैं? अब क्या? अब चलो अगले गांव बिच्छू खेड़ा चिकन खरीदने के लिए। टाइम भी शाम के 4:30 बज रहे थे। ये टाइम एनिमल साइटिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एनिमल मूवमेंट बहुत होती है। तो चल पड़े हम बिच्छू खेड़ा। जंगलों से होते हुए हम पहुंचे बिच्छू खेड़ा करीब आधे घंटे में। वहाँ के लोग हमें झुक झुक के यूं प्रणाम कर रहे थे जैसे कि कोई नवाब आ गए हों। एक अच्छी बात वहाँ देखी कि 2 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, लेकिन अफसोस उनकी लैंप्स और बैटरीज कोई निकाल के ले गया था, तो सिर्फ खंबे ही रह गए थे। ये आबादी मुझे जिप्सीज लग रही थी या जिप्सीज रिलेटेड। उनका रंग भी थोड़ा साफ था और आंखें ब्लूइश। खैर, 100 रुपये में एक चिकन खरीदा और वापस चल दिए चुनखेड़ी की तरफ। रिटर्न में अंधेरा पड़ने लगा था। एक छोटा सा हिल क्लाइंब किया तो सामने रोड पे 7 बड़े साइज के बाइसन्स मिले। हिंदी नाम है इनका गौर। इसके अलावा रैबिट्स बहुत देखे, इतने कि थोड़ी देर में तंग आ गए और उनका नाम पड़ गया फुद्दू। जाजू भी बात बात में कहने लगा, वो देखो फुद्दू। रेस्ट हाउस पे शाम को साई जी से गांव में से महुआ मंगवाई, लेकिन वो मोस्टली जाजू और साई जी के ही काम आई। हम लोग अपना खाना बना के खा पी के रात 10 बजे तक सो गए, क्योंकि सुबह जल्दी 5 बजे निकलना था। ये टाइम भी साइटिंग्स के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो जैसा प्लान किया था, सुबह 4:45 बजे उठे, जस्ट एक कप चाय पी और अपना टॉयलेट वॉयलेट होके सब सामान पैक करके चुनखेड़ी से हम निकल लिए। साई जी को जो पैसे ड्यू थे वो दिए, प्लस एक एक्स्ट्रा टिप दिया। उसके बाद हमारा प्लान था कि आज थोड़ा इधर उधर घूमते और शाम तक इवेंचुअली एक नज़दीक में गांव है रायपुर, वहाँ चलते हैं। रायपुर एज़ पर जाजू एक सेंट्रलाइज्ड बड़ी जगह है और वहाँ कुछ दिन रुक के हम वहाँ से 2-3 ट्रिप अलग अलग डायरेक्शन में मार सकते थे। हम जब निकले तो रास्ते में तो फुद्दू और कुछ पीकॉक्स और बाइसन देखे। हम 11 बजे रायपुर पहुंच गए थे। वाकई में एक काफ़ी बड़ा गांव था। लाइट यहाँ भी नहीं थी, बट बड़ा गांव था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वहाँ एक काफ़ी बड़ा डिपो है जिसमें करीब 50 फैमिली रहती हैं और उनके पास ट्रक ट्रैक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। RFO रायपुर मिस्टर दीक्षित ये बहुत ही जेंटलमैन आदमी निकले। उन्होंने बहुत हमारा अच्छा स्वागत किया और खुशी खुशी रेस्ट हाउस खोला हमारे लिए। रेस्ट हाउस का हमारे लिए एक ही कमरा काफ़ी था, बड़े बड़े कमरे थे। रेस्ट हाउस भी ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ है, उस पर प्लैक लगा हुआ था बिल्ट इन 1871 और बिल्कुल पीछे रेस्ट हाउस के एक छोटी सी नदी बहती थी। और रेस्ट हाउस में हालांकि जनरेटर भी था, लेकिन हमने वो यूज़ नहीं किया।
मौसम भी इतना अच्छा था कि हम ऐसे ही वहाँ पे रह गए। फॉरेस्ट में पिछले एक दिन जो हम घूम रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द ड्राइविंग जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही हो रही थी, और उस वजह से कुछ हमारा फ्यूल का कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा था, तो हमारी फ्यूल पोजीशन भी काफ़ी लो थी। दीक्षित साहब को ये समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा एक बंदा जा रहा है परातवाड़ा ट्रक लेके, और 20 लीटर पेट्रोल मैं उससे आपके लिए मंगवा देता हूँ, शाम तक वो आएगा तो वो पेट्रोल आपको मिल जाएगा। एनीवे, हम जाके रेस्ट हाउस में सेटल हुए और थोड़ी देर बाद गांव में ऐसे ही सैर सपाटे के लिए निकले। कुछ वहाँ से अंडे, आलू, बिस्किट ये सब खरीदा और फिर वापस आ गए। खाना वाना खाने के बाद जाजू बोला चलो एक नज़दीक में जगह है 10 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है देव बाबा। देव बाबा के वहाँ उसने कहा कि काफ़ी साइटिंग की पॉसिबिलिटी है, तो हम वहाँ चले गए। देव बाबा में एक छोटा सा जंगल के अंदर मंदिर भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पे कुछ पिट्स भी डिग की हुई हैं जिसमें वो सॉल्ट भर के रखते हैं, तो ये जो बाइसन, डियर वगैरह हार्बीवरस एनिमल्स हैं, ये आके नमक चाटना पसंद करते हैं। तो देव बाबा के पास जाके हम काफ़ी देर बैठे रहे, लेकिन लक कोई हमारी इतनी अच्छी नहीं थी। उधर से 2 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसका नाम है चिकलाम। तो रोड चिकलाम पे ख़त्म हो जाती है, वहाँ से फिर यू टर्न मार के वापस आना पड़ता है। चिकलाम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा मचान बना रखा है बैम्बू का, ओवरलुकिंग ए रिवर। जाजू को लगा कि चलो यहाँ घूमते हैं, कुछ शायद हो सकता है उधर कुछ दिख जाए। चिकलाम से वापस देव बाबा आते वक्त हम रुके और रोड पर ही बैठ के हमने अपना गैस निकाल के एक पाव भाजी का डब्बा खोला और पाव भाजी खाई। वापसी में टूवर्ड्स रायपुर कुछ बाइसन दिखे बहुत नज़दीक से, और दूर एक स्लॉथ बेयर भी देखा हमने, जो हमको देख के पहाड़ की तरफ भाग रहा था। वापस आने के बाद क्योंकि हमारा फ्यूल भी लो था, तो हमने बोला कि कहीं ड्राइव नहीं करते हैं, यही जो रेस्ट हाउस के पीछे नदी है वहीं चलते हैं, थोड़ा वहीं वॉक करते हैं। वहाँ हम गए तो एक बड़ा सा सांप दिखा हमको, जो हमारे को सेंस करके एक बड़ा ट्री था उसके अंदर घुस गया। बहुत कोशिशें की कि उसको निकालें, पर सांप कहाँ बाहर आते हैं। शाम को दीक्षित साहब को मिले पेट्रोल के बारे पूछने के लिए, तो पेट्रोल तो आया नहीं था अभी तक, लेकिन वो बड़े सरप्राइज हुए कि भाई आप इतना घूमे हो और आपको पैंथर नहीं दिखा इस एरिया में। बोला चलो मैं 100% गारंटी देता हूँ, तुमको पैंथर दिखाता हूँ। और फिर रात में करीब 7-8 किलोमीटर हमारे साथ वो एक रोड पे चले सर्च लाइट लेके, और इधर उधर ढूंढते रहे। रोड बनाने वाले कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, वो तो मिले लेकिन कोई पैंथर नहीं मिला। तो हम वापस आए, अपना ड्रिंक्स एंड डिनर किया और उसके बाद अपनी अपनी स्लीपिंग बैग में घुस गए, होपिंग कि कल का दिन शायद बेटर हो। 27 तारीख को हम सुबह सुबह फिर चिकलाम की तरफ निकल गए। चिकलाम जहाँ रास्ता बंद हो जाता है वहाँ गाड़ी दूर रख के पैदल चल के जाना पड़ता है मचान की तरफ। तो हम वहाँ चल रहे थे, सडनली जाजू क्राउच करके नीचे बैठ गया, इशारे से बताया आगे भालू है। मैंने भी देखा तो दूर एक बड़ा भालू हमें देख रहा था। दिल मुंह में धड़कने लगा और मन में पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे थे। किस्से और कहानियाँ बहुत सुन रखी थी कि ऐसे में क्या करना चाहिए, लेकिन जब बीतती है तो कुछ याद नहीं रहता। बहुत देर इंतज़ार किया, भालू क्या सोच रहा है, क्या करेगा, लेकिन वो एक मुर्दा लाश की तरह अपनी जगह टिका रहा। फिर दिमाग संभला और देखा तो वो एक जला हुआ पेड़ था, लेकिन शेप साइज बिल्कुल भालू जैसी। आज बहुत तजुर्बे से
मैं ये कह सकता हूँ कि किसी डेंजरस जानवर का सामना करते हुए कभी भी बैठना नहीं। फिर आप उसके शिकार के साइज के हो जाते हो और वो ज़रूर अटैक करेगा। खैर, बहुत हंसी आई सबको अपनी नालायकी पे। रिटर्न जर्नी पे हमने कुछ चौसिंगा डियर देखे, बाइसन थे, फुद्दू और काफ़ी नज़दीक पे कुछ सांबर भी। दोपहर को एक फॉरेस्ट गार्ड सनप और उसका एक बंदा सुखलाल हमें ले गए एक टाइगर डेन की तरफ। ये करीब 2-3 किलोमीटर का ट्रैक था, जिसमें एक नदी पार करनी पड़ी और एक छोटा सा पहाड़ भी चढ़ना पड़ा। डेन दूसरी तरफ थोड़ा उतर के था। वो डेन एक छोटी सी गुफा थी, जिसमें से सनप कुछ पॉर्क्यूपाइन हेयर निकाल के ले आया। सनप अपने पास एक प्लास्टिक पाउच में टाइगर के बाल और नाखून भी रखता था, जो हमें दिखा रहा था। उसने हमें किसी पेड़ पर टाइगर के स्क्रैच मार्क्स भी दिखाए। टाइगर ये अपने नाखून साफ करने के लिए करता है। वापस आके कुछ जीरा आलू और रोटियां खाई और थोड़ा 1-2 घंटे के लिए सो गए। हम करीब 5:30 बजे उठे तो दीक्षित का कॉन्ट्रैक्टर तब तक आ चुका था और हमारे 20 लीटर पेट्रोल हमें मिल गए। तो हमने सोचा कि रायपुर काफ़ी देख लिया है, अगले स्टॉप यानी चौरा कुंड की तरफ चला जाए। चौरा कुंड का रास्ता मालूर होके गुजरता है। मालूर तक की जो फॉरेस्ट ट्रैक्स थी वो बहुत ही खस्ता हाल में थी। मालूर पहुंचते पहुंचते गांव की 1-2 बत्तियां दूर से दिखाई दे रही थी। सड़क किनारे कुछ गांव वाले बैठे बीड़ी पी रहे थे। रात के कुछ 8 बज रहे होंगे। हमने उन आदमियों के पास गाड़ी रोकी दुआ सलाम के लिए। वो लोग कहने लगे, साहब आगे रास्ता बंद है, आपको वापस रायपुर ही जाना होगा, आगे नदी में पानी बहुत है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी जिप्सी है। बोले, साहब हमारे फॉरेस्टर साहब की भी जिप्सी थी, गाड़ी फंस गई। मैंने बोला, भाई हमारी 4 व्हील ड्राइव है। तो उन्होंने कहा, साहब उनकी भी 4 व्हील ड्राइव थी, लेकिन वो ऐसा फंसे कि बाद में ट्रैक्टर लगा के कुछ दिनों बाद गाड़ी निकालनी पड़ी। तो मैंने सबसे पूछा, भाई आप लोगों की क्या राय है? तो पंचों की राय ये थी कि नहीं यार, वापस नहीं जाना है। अब इतनी सारी नदियां तो क्रॉस की हैं हमने इतने दिन में, देखी जाएगी जो भी होगा।